नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कानपुर से एक बार फिर आप सबके समक्ष आया हूँ आपसे कुछ बात करने। माहौल अच्छा हो रहा है, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही होगी कि हम लोग फिर पुराने दौर में आने वाले हैं। फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, हम लोग आपस में बोलेंगे, बातें करेंगे और निश्चित रूप से मस्ती करेंगे। और निश्चित रूप से हर रात की सुबह होती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इस बात को कहा था कि ऐसी कोई रात नहीं जिसका सवेरा ना हो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास लखनऊ, कानपुर, अपने पूरी यूपी का हाल धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है। और धीरे धीरे मैं किसी राजनीतिक दृष्टिकोण पे नहीं जाना चाहता, बल्कि सीधे सीधे सपाट शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि इस समय जो लोग एक्शन में हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन हम उस भयावता जो हमने पिछले दिनों जी है, अप्रैल से लेकर कुछ दिन मई के भी जो हम लोगों ने देखे हैं, वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक त्रासदी से कम नहीं है। मैं विचार कर रहा था कि मैं किस विषय पर बोलूँगा, किस विषय पे आप लोगों से बात करूँगा। मेरे पास तो कोई विषय भी नहीं है। विषय एक ऐसा होना चाहिए जिस पर आप लोगों का इंटरेस्ट आए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। देखिए, हम लोग हमारे सनातन धर्म में धर्म भाई, धर्म बहन और ये सब चलते हैं, सब बनते हैं, रिश्ते बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। कुछ रिश्ते अल्पजीवी होती हैं, कुछ रिश्ते बहुत दिनों तक चलते हैं। और उन्हीं रिश्तों में एक होता है परिवार का रिश्ता। परिवार जैसे कि हम अपने कुछ लोग परिवार को एक सीमा में, दायरे में बांध लेते हैं, कह देते हैं कि पति पत्नी और बच्चे, बस यही परिवार होता है। मैं एक छोटी सी घटना से आपको जोड़ता हूँ कि एक दिन एक आदमी था जो एक छोटे से किसी संस्थान में एक क्लर्क हुआ करता था। और अचानक उसे क्या हुआ कि एक दिन उसे हल्का फुल्का बुखार आया। तो बुखार के लिए उसने कुछ दवाइयाँ ले लीं जो मेडिकल स्टोर्स पे मिलती हैं। मोस्टली लोग यही करते हैं कि हल्के फुल्के बुखार के लिए कि किसी तरीके के डॉक्टर से संपर्क नहीं करते हैं। तो उसने दवाइयाँ ले लीं और दवाइयों से किसी तरीके से वो थोड़ा सा रिकवर हुआ। लेकिन 3-4 दिन बाद उसे लगा कि जैसे कि उसको सांस लेने में कुछ तकलीफ़ हो रही है, कि जिस तरीके से आजकल चल रहा है। उसे जब तकलीफ़ हुई तो उसकी पत्नी जो घर पे थी तो वो एकदम घबरा गई। घबरा के दौड़ी डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर के पास गई तो हालात कैसे थे आप किसी से छुपे नहीं हैं। वो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही थी और इन क्लर्क महोदय की हालत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। तो वो कह रही थी किसी तरीके से आप मेरे पति को भर्ती कर लीजिए। धीरे धीरे इस जो क्लर्क था उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। और उसी बीच में उसने अपने भाई को फ़ोन कर दिया और अपने भाई को बुला लिया। किसी तरीके से उसका एडमिट कर लिया डॉक्टर ने। और उस भाई को बुला लिया जिस भाई को ये क्लर्क महोदय कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। कहते थे ये तो बेकार है, फालतू के ऐसी घूमता रहता है। और वो पत्नी इन्हें लेकर भागी थी जिसे कि ये अक्सर बेवकूफ़ कह दिया करते थे, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। वही पत्नी सबसे पहले इनको लेकर भागी। मैं रिश्तों की अहमियत की बात कर रहा हूँ। कोई नहीं आया पास में। और जैसे ही जब किसी तरीके से एडमिट तो कर लिया, अब दिक्कत आई कि कैसे मतलब ऑक्सीजन इनको दी जाए। ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो इसी बीच में उस पत्नी ने अपने भाई को बुला लिया था, साले को, जिसके लिए कि पत्नी रूठ गई थी। और उस पत्नी के रूठने की वजह से उसके जनेऊ पर पति महोदय को एक सोने की जंजीर देनी पड़ी थी। फिर उसी बीच में क्या हुआ, उसने अपने देवर को भी बुला लिया, जिस देवर को ये क्लर्क महोदय कहते थे नकारा है, बेकार है, घूमता रहता है, मोटरसाइकिल पे मस्ती करता रहता है। दोनों आ गए, साला भी आ गया, अपना खुद का भाई भी आ गया। और इनकी धीरे धीरे इनको बेहोशी की हालत होती जा रही थी। और तीनों ने डॉक्टर से मिलकर कहा आप इलाज प्रारंभ करिए और हम आपको किसी न किसी तरीके से सारी व्यवस्थाएं देंगे। और आप जानते हैं डॉक्टर्स की कंडीशन क्या है। पहले डॉक्टर्स पैसा जमा करवाते हैं। उन्होंने कहा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए पत्नी थोड़ा घबराई। लेकिन दोनों ही, साला और भाई जिसको कि पत्नी ने दोनों को फ़ोन करके बुला लिया था, तो वे दोनों बोले डॉक्टर से कि आप इलाज शुरू करिए, मैं आपको ऑक्सीजन लेके दूंगा। और इतना कहकर वो चले गए। किस तरीके से उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था की होगी, किस तरीके से वो ऑक्सीजन लाए होंगे, ये तो सर्वविदित है, आपको पता होगा।
ऑक्सीजन आ गई, धीरे धीरे इनका इलाज होने लगा, धीरे धीरे इनका और भी ठीक होने लगे। एक दिन इन्होंने देखा कि पत्नी जरा सा भारी भरकम सामान उठाने के लिए हर बार पति को आवाज़ देती थी, उसी पत्नी को देखा किस तरीके से भारी भरकम सिलेंडर तीसरी मंजिल से लेकर नीचे की ओर जा रही थी। तो मैंने, जो उसका क्लर्क था, तो क्लर्क कह रहा है कि मैंने अपने पास के जो एक वो था मरीज़ था, उससे पूछा कि भाई ये अस्पताल तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिल जाती है। तो बगल वाला मरीज़ बोला, खाक अच्छा है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर से ऑक्सीजन किसी तरीके से आती है। वो तो तुम्हारा भाई और तुम्हारा साला दोनों लगे हुए हैं, रोज़ सिलेंडर लेने जाते हैं और तब तुमको ऑक्सीजन मिलती है। तो पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा, अरे जिनको मैं नाकारा समझता था, जिनको मैं बेवकूफ़ समझता था, जिनको मैं कुछ भी नहीं मानता था, जिनको मैं कहता था ऐसे ही घूमता रहता है, आज वही लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तभी पति महोदय ने देखा कि पत्नी एक बड़ा सा टिफ़िन लेके चली आ रही है खाना का। जैसे ही खाना खाया तो उन्होंने कहा, अरे ये तो माँ का बना हुआ खाना है, माँ के हाथ का खाना, माँ कैसे आ गई? बोले, माँ को भी मैंने फ़ोन कर दिया था कि माँ तो कभी बाबूजी के निधन के बाद तो माँ कभी चली ही नहीं है बस पे अकेली। बोली, माँ को जैसे ही पता चला कि तुम्हारी ये तबीयत है तो वो अकेली चली आई और किसी तरीके से पता लिखवा के टेम्पो वाले को देके वो घर आ गई और घर से वो बड़ी परेशान है। तो उसने कहा, अरे देखिए मेरी माँ भी आ गई, भाई भी आ गया, साला भी आ गया, पत्नी भी आ गई, किसी तरीके से 17-18 दिन अस्पताल में रहने के बाद ये घर आ गए। घर आ गए तो देखा क्या कि पत्नी के सोने के कंगन जो पत्नी पहनती थी, पत्नी के कंगन भी गायब थे। भाई की मोटरसाइकिल जो थी वो भी जा चुकी थी। साले को जो जनेऊ पर चैन दी थी वो भी बिक चुकी थी। और माँ, जिसके लिए ये हमेशा गांव की ज़मीन के लिए लड़ते रहते थे, कहते थे माँ ज़मीन बेच दो, उसका क्या होगा, तो माँ की वो ज़मीन भी बेची जा चुकी थी और पूरा सब कुछ इलाज में। कहने का मतलब ये है कि जो रिश्ते अपने थे, जिन लोगों को माँ ने अपनी ज़मीन अपने बेटे के लिए बेच दी, साले ने अपनी जंजीर अपने जीजा के लिए बेच दी, भाई ने अपनी मोटरसाइकिल अपने भाई के लिए बेच दी और पत्नी ने अपने कंगन अपने पति के लिए बेच दिए। ऐसी कई कहानियाँ हो सकती हैं। ये तो एक व्हाट्सएप में एक मैं संस्मरण आज पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा हो सकता है या तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ा शेयर करता हूँ। ये एक द्रवित करने वाली बातें हैं, ऐसी कई कहानियाँ होंगी। मैंने अपने पिछले एपिसोड में, पिछली बात में मैंने आप लोगों से ये कहा था कि हम लोगों ने इस दौर में पिछले 1-2 महीने में वो चीज़ें देखी हैं, वो घटनाएँ देखी हैं जिन घटनाओं को बताते हुए एकदम सिहरन सी आ जाती है, मन परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन ऐसी घटनाएं हुई। मेरे केंद्रीय विद्यालय में मैं बताना चाहता हूं कि मेरे केंद्रीय विद्यालय की एक लखनऊ की एक टीचर, बहुत अच्छे ओहदे पर पीसीटी, अचानक क्या हुआ, उनके पति को फीवर आया और पति को जब तक एडमिट करवाया तब तक बेटे को फीवर आने लगा। एक ही बेटा था और पति भी नौकरी में थे। कुछ दिन पहले पति ख़त्म हो गए, उसके बाद बेटा भी ख़त्म हो गया। अब आप ये सोचिए, 3 लोग परिवार में थे, परिवार में 3 लोग थे, पति भी ख़त्म हो गया, बेटा भी ख़त्म हो गया। अब वो मैडम जो अकेली इस समय पीसीटी है, क्या हो रही होगी, उनकी हालात कैसे होंगे। ये केवल वही, देखिए एक आदमी के लिए हम सब लोग जो सोचते हैं, हम लोगों के लिए आज 3500 मौतें हुई, आज 4500 मौतें हुई, आज इतना हुआ उतना हुआ। देखिए हम लोगों के लिए तो ये आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन उस परिवार के लिए पूरा संसार होता है जिसके यहाँ पे ये घटना घटित होती है। अभी मेरे पास में ही कानपुर में एक जगह पे मैंने कल अखबारों में पढ़ा कि एक बेटी थी एक परिवार में, छोटी सी थी, उसकी अच्छी सी पापा की दुकान थी। अचानक एक दिन पापा को बुखार आया, पापा के बाद मम्मी को बुखार आया, पापा की भी कोरोना से डेथ हो गई, उसकी माँ की भी कोरोना से डेथ हो गई और इस पर बेटी अकेली रह गई। अब ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा वो चल रहा है किसी तरीके से कि इन लोगों को एडजस्ट किया जाए, सेटल किया जाए। सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी इस मामले में कुछ कर रही है, ऐसे बच्चों को विशेष सहायता में रखने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मतलब यही है कि ना जाने कितने परिवार, ना जाने कैसी कितनी ही घटनाएं, क्योंकि मैंने सुना, मैंने पढ़ा, किसी भी सोशल मीडिया पे जाते थे, फेसबुक खोलते थे, सुबह सुबह यही खबर मिलती थी। अभी जिस दिन से हमारे एक कवि मित्र थे आदरणीय कमलेश द्विवेदी, जाना हुआ नाम था पूरे हिंदुस्तान का,
अचानक उनकी भी मृत्यु हो गई। वाहिद अली वाहिद बहुत बड़ा नाम था। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज फेंक वहाँ तक भाला जाए। लिखने वाले चिरजीवी कवि आदरणीय वाहिद अली वाहिद भी इसी दौर में चले गए। कितने नाम गिनाऊँ, बहुत से नाम हैं, लेकिन चलो रात गुज़र चुकी है, नई सुबह आने वाली है, और निश्चित रूप से हम लोग जिस तरीके से एक कनेक्टिविटी बैठाए हैं आदरणीय मिश्रा जी के नेतृत्व में, हम लोग जिस तरीके से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से अपनी संवादहीनता को ख़त्म कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन गैप जो पिछले दिनों में आ चुका है हम लोगों के बीच में, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हम एक माध्यम से, दिव्यांगम के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से आज हम अपने वीडियोज़ जो हम मोबाइल से बनाते हैं, एक दिन कैमरे लगेंगे, और जिस 4000 घंटे के लिए हम परेशान रहते हैं, एक दिन हमें पूरा विश्वास है ये घंटे 4 लाख हो जाएंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं उस पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ जो हमारी इसके प्रयास में है और मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।